हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन बेटा डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे रेजोनेंस पढ़ा था ना, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन देख एक प्रोसेस है और जिसमें अपन को इसके एप्लीकेशन तक पढ़नी है, ठीक है। जैसे इंडक्टिव पढ़ा था वैसे रेजोनेंस पढ़ा था। एक्चुअल में रेजोनेंस बड़ा इफेक्ट था, ठीक है। इंडक्टिव में इतना ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में बेटा बहुत अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। और ये अपने आगे जो अपन GOC2 पढ़ते हैं, ये अपन चैप्टर्स में जब भी क्वेश्चंस करते हैं रिएक्शन वाले, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे रेजोनेंस है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी बहुत सारी जगह यूज में आता है बेटा, ठीक है। नाउ तो अपन जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, देखिए इसमें टोटल एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं बेटा। एक्चुअल में इसमें अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और इवन फ्री रेडिकल के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और एल्कीन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। फिर इसकी एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे। इवन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन इससे चेक करेंगे बेटा, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को क्लासिफाई करेंगे, प्लस H इफेक्ट, माइनस H इफेक्ट, ये सब कुछ अपन पढ़ने वाले बेटा, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और आराम से बिल्कुल इजीली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत आसानी से ये अपन को समझ में आ जाएगा एकदम। और क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल स्मूथली, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन और बिल्कुल इजी से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन अपन इस पे करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना, इसको पहले 3 केस में पढ़ना है। देख बेटा, एक पढ़ना है बेटा अपन को कार्बोकेटाइन के केस में, ठीक, कार्बोकेटाइन के केस में। एक पढ़ना है बेटा अपन को कार्बन फ्री रेडिकल के केस में, कार्बन फ्री रेडिकल के केस में, ठीक है। चलो, एक पढ़ना है बेटा अपन को एल्कीन के केस में, ठीक है। एक पढ़ना है अपन को एल्कीन के केस में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन के केस में, ठीक है। क्या एल्कीन के एल्काइन में नहीं हो सकता क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? बेटा एल्काइन में भी हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक केस वो देखेंगे। लेकिन मैनली अपन कार्बोकेटाइन पढ़ते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ते हैं, और इवन एल्कीन पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले देखो बेटा कि एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिक कंडीशन क्या है, और फिर मैं आपको समझाता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। इसमें भी क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले देखो बेटा, तो अपन कुछ यहां पर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। देखो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन क्या होती है? सबसे बेसिक और पहली कंडीशन पे अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। एक्चुअल में बेटा कि जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है। अब अल्फा कार्बन कैसे चेक करते हैं सर, वो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। नाउ पहले कंडीशन लिख लेते हैं। देखो दूसरी कंडीशन देख बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच होगी उसे ही बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन नॉट इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन अपन को चेक करनी है। अगर ऐसा दिखेगा ना, दोनों कंडीशन अगर अप्लाई होगी तो अपन बोलेंगे कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। अब बेसिकली अल्फा कार्बन कैसे चेक करते हैं, देखो तीनों को इसमें देखो बेटा, मान कार्बोकेटाइन है, देख कार्बोकेटाइन दे रखा है एक, ये रहा कार्बोकेटाइन में। देख जो कार्बन पे प्लस है ना, जिस कार्बन पे प्लस है ना बेटा, उसके पास वाले कार्बन कहीं भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, इधर भी। अभी ये कनेक्टेड है, ये जस्ट कनेक्टेड कार्बन, इसको बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है इसका, देखिए sp3 आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट कर, इस अल्फा कार्बन पे टोटल 3, तो अल्फा हाइड्रोजन टोटल लिखेंगे बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन के केस में अपन अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन ऐसे चेक कर सकते हैं। नाउ कार्बोकेटाइन के अलावा बेटा अगर एल्कीन में चेक करना है तो देख एल्कीन में कैसे चेक करते हैं, मान ये है
अब देखिए इसमें बेटा एक्चुअल में ये जो एल्कीन है ना, इसके रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अपन को चेक करना है। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन, देख डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये रहा, ये रहा, ये रहा, दीज आर अल्फा कार्बन। लेकिन अल्फा कार्बन तभी बोलना है, अल्फा कार्बन इनको तभी बोलना है जब इनका हाइब्रिडेशन बेटा कैसा होना चाहिए, sp3। तो देखिए ध्यान से, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, sp3 और sp3, तो ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 है, sp3 है, sp3 है, अल्फा कार्बन है भाई इसके पास। तो इस केस में अल्फा कार्बन कितने बेटा, 3। अगर टोटल अल्फा हाइड्रोजन पूछे, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन में अपन को करना क्या है, ठीक है, सारे कार्बन की काउंट कर ले जो कि अल्फा कार्बन है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9 आ गए। सेम कहानी फ्री रेडिकल में देखो, मान ऐसे फ्री रेडिकल है, यहां डॉट बना हुआ है, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में कार्बन फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में बेटा डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन कितने बेटा, 3, और अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, 9। तो सिंपली अपन को ये चेक करना आ गया कि अल्फा कार्बन कौन सा होता है, ओनली sp3 हाइब्रिडाइज लेना है, ठीक है, उसके अलावा नहीं लेना भाई sp3 हाइब्रिडाइज। देख माने ऐसे दे रखा है जैसे, पहले इसको लिख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अपन को अल्फा कार्बन चेक करना तो आ गया। अल्फा कार्बन कार्बोकेटाइन के केस में बेटा, और एल्कीन के केस में कैसे चेक करते हैं, और फ्री रेडिकल। सिंपल है, बिल्कुल आसान, एकदम जस्ट डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देख ले, कार्बन फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में देख ले, और कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में देख ले एकदम, ठीक है। नाउ अब अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन तो चेक करना आ गया अपन को, ठीक है। जैसे मान अल्फा कार्बन sp2 हुआ तो उसको काउंट करना नहीं है। देखो उसका एग्जांपल बता दूं, स्क्रीनशॉट लो पहले आप इसका। मान ऐसा है बेटा, देख मान ऐसा है कि ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसे देखना है, देख इसको ऐसे बना लो आप, ऐसे लिखो, मानिए कैसे। अब इसमें एल्कीन के रेस्पेक्ट में बात करनी है, एल्कीन के केस में। अब एल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कौन से, जो भी है वो अल्फा कार्बन। लेकिन अल्फा कार्बन तभी बोलना है जब देखिए अल्फा कार्बन, क्योंकि कौन सा हाइब्रिडाइज है बेटा, sp3। ये देखिए अल्फा कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3। लेकिन इसको अल्फा कार्बन बोलना नहीं है क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2। तो अपन sp2 वाले को काउंट करते नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने लेने हैं, 2। अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितनी लेनी है, देख 2 इस पे 3 इस पे, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं सिंपली। तो अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितनी, 5। चलो तो अपन को अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की कैलकुलेशन आ गई है, वो भी बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। नाउ अब इसमें कोई पंगा नहीं है, बिल्कुल आसानी से है ना। बेसिकली अल्फा कार्बन बस ये केस ये से ध्यान रखना है कि sp2 वाला काउंट नहीं करना है अपन को सिंपली, ठीक है ना। sp3 कार्बन चाहिए और उस कार्बन पे जो अटैच है ना हाइड्रोजन, वो अपनी अल्फा हाइड्रोजन है, इतना है, सिंपल है। नाउ अब एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन तो आ गई, लेकिन अभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में नहीं आया कि हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या। एक्चुअल में ऐसा क्या प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बना देता है इसको। इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपन पहले कार्बोकेटाइन के केस से, ठीक है। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, जैसे ऐसे दे रखा होता है। देखो कार्बोकेटाइन के केस की बात कर लेते हैं। कार्बोकेटाइन के केस में जैसे अपन को ये एग्जांपल दिया, मान CH3 CH2 प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा मुझे
हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, तो पहले मैं इसमें कंडीशन आपको मैच करा दूं। इसमें देख ध्यान से, अल्फा कार्बन कितना है 1 और अल्फा हाइड्रोजन कितनी होती है 3, ठीक, ये अपन को दिख रही है इसमें, ठीक। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चलाना है, देख प्रोसेस देख, ये CH3 को ऐसे लिख ले, ये रहा, ठीक है। पास वाला जो है ना CH2 प्लस, बेटा वो ये रहा CH2 प्लस, पास वाला CH2 प्लस और उसके बाद उसके पास में CH3। अब जो अल्फा कार्बन है ना उससे अपन को रिएक्शन करानी है। देखिए अल्फा कार्बन जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होते हैं वो देख, ये जो है ना अल्फा हाइड्रोजन बेटा, ये क्या करता है, कार्बन है ना, कार्बोकेटायन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बोकेटायन में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट है इनकम्प्लीट। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इंडक्टिव इफेक्ट से ऑक्टेट कंप्लीट होता नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, ऐसे दूर से दिखा देते हैं कि भाई हाँ ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम आपको, ठीक है, लेकिन उसका कोई केस होता नहीं, दूर से दिखाने से बाद थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है। लेकिन आप उसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन 2 केस से भी करके, अगर आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हो ना, तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कर रहे हो आप उसको ना, बहुत ज्यादा स्टेबल कर देते हो आप। तो इस केस में अपन रेजोनेंस कराते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए यहाँ पर कोई भी कंडीशन रेजोनेंस की तो नहीं है। अब मैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और प्रोसेस काम में लेता हूं, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बन क्या चाहता है कि यार इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, आप कैसे भी करके इसको 8 करा दो। इंडक्टिव के पास इतना दम नहीं है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन 8 कर दे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन का एक तरीका है, देख ध्यान से, यहां पर एक प्रोसेस हुआ कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना आपके, आप इसको डोनेट कर दो इधर। क्यों कर रहे हो बता देता हूं अभी, देखो डोनेट करो पहले आप, डोनेट करने के बाद ऐसी कुछ शक्ल हो जाएगी, देखिए इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर बेटा ऐसा आ जाएगा H प्लस, ठीक है। अब एक्चुअल में दोबारा देख इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ना बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ये तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया, बिकॉज इसका ऑक्टेट क्या हो गया, ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। लेकिन आपने हाइड्रोजन पे तो प्लस दे दिया, हाइड्रोजन को ज्यादा वैल्यू नहीं देते अपन, अपने लिए कार्बन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का चलता है प्लस लेके, वो तो जनरली घूमता रहता है वैसे भी, ठीक है। तो कार्बन का प्लस खत्म कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया उसका, ठीक है। तो एक्चुअल में इस तरीके से आप इस प्रोसेस को, जिसमें सिग्मा बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, पाई बॉन्ड में, तो इसको एक और नाम देते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और बेसिकली ये है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी प्रोसेस को अपन ये भी बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। चलो देख बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम होता है बेकर-नाथन इफेक्ट, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और इफेक्ट बोलते हैं बेकर-नाथन इफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग दी गई है इसको, बेकर-नाथन इफेक्ट, ठीक। तो एक्चुअल में अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस समझ में आ गया, कैसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, कैसे कराना है, ठीक है। अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन। अब देख बेटा, एक्चुअल में ये जरूरी नहीं है कि यही हाइड्रोजन जाए, एक्चुअल में ऐसा नहीं, इस हाइड्रोजन ने क्या किया जो इसी को भेजेंगे अपन, एक्चुअल में अल्फा हाइड्रोजन ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, सिंपल, ठीक है। तो देख मैं टिक कर देता हूं, ये हाइड्रोजन भी जा सकती है, ये हाइड्रोजन भी जा सकती है, तो मतलब तीनों हाइड्रोजन जाएंगी, तो यहां पर इस टाइप की स्ट्रक्चर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये जो बन के आती है ना, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मुझे टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालनी है तो देखो शॉर्ट ट्रिक, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, बेटा इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक्चुअल में अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, अल्फा हाइड्रोजन जितनी है उतनी आ जाती है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसको ऐसे ध्यान रखो इस फॉर्मेट को। चलो तो समझ में आया एकदम बढ़िया।
ठीक है, देखो बेसिकली दोबारा बता देता हूं मैं आपको। कार्बोकेटाइन के केस में कोई सा भी केस हो, एल्कीन का भी होगा या फ्री रेडिकल का भी, सब में वैसी कंडीशन तो दो ही है। अपन को चेक करना है बेटा क्या अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए बेटा sp3। उस अल्फा कार्बन पे अपन को चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0। 0 हो गई तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देख पढ़ते हैं बेटा कार्बोकेटाइन के केस में। देख कार्बोकेटाइन में ध्यान से देख, ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन sp3 के चेक कर चुके हैं, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं बिकॉज चार बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। sp3 है, इसको थोड़ा सा ऐसे ओपन करके दिखा दिया, नॉन कंडेंस फार्मूला, ठीक है, ऐसे ओपन करके दिखाया, ठीक है सर। अब देखिए हाइड्रोजन है, ऐसे मैंने अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे बता दिया। कोई भी हाइड्रोजन अपने कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो यही प्रोसेस होगा सिग्मा पाई। अब इसमें हाइड्रोजन पे प्लस आ गया, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, कार्बन को अपन को ऑक्टेट कंप्लीट करना था, दैट्स व्हाई इस प्रोसेस से जिसमें सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, और दूसरा नाम बेटा इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, और तीसरा नाम बेटा इसका बेकर-नाथन इफेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको कई बार नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस जैसा टाइप नहीं है। क्लियर एकदम? अब आगे देखो, कार्बोकेटाइन के बेसिस पे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से अपन के निकाल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपन आगे देखते हैं बेटा। मान इस तरीके से क्वेश्चन दिया अपन को, इसने पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे दे दिया वो। इसमें बतानी है टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, उसी के इक्वल कर दो। देखिए अल्फा कार्बन ये रहा, बस दो ही है। अल्फा कार्बन तुझे दिखे दो, अल्फा हाइड्रोजन तुझे दिखेगी या तीन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन वहां पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स टोटल कितनी बेटा? 3 आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे मान ऐसे दे रखा है, ऐसे दिया है, ऐसे, ठीक है। इसमें निकालना है मुझे टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअल में करूंगा क्या, देख यहां पर इसको अपन को कैसे देखना है, पहले इसको ओपन करके देख ले। ये अपना कार्बोकेटाइन, इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख, CH प्लस CH3, इसको ऐसे लिख ले CH2 CH3। अब काउंट करनी है ना, ऐसे नहीं डायरेक्टली काउंट कर ली 5 और ऐसे है ना, ऐसे ओपन करके देख। ये वाला बेटा अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन बेटा कितने हैं? 2। अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितनी है? 5। तो इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का आंसर आ गया बेटा 5, ठीक है। चलो, तो एक्चुअल में कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं चेक कर सकते हैं। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन वाली कंडीशन चेक कर लो, और इवन अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लगा दे, कैलकुलेट कर ले, और वही इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है एकदम। चलो अब देखो बेटा, एक्चुअल में अपन ने कार्बोकेटाइन में ये तो पढ़ लिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन चेक कर ली, और इवन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसमें अपन ने कैलकुलेशन कर ली कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली है, ठीक है। अब ऐसा ही देखो, ऐसा ही एक कार्बन फ्री रेडिकल का केस है और एल्कीन का केस है, फिर अपन इसके एप्लीकेशन पर आएंगे, ठीक है। नाउ अब मैं आ जाता हूं देखो कार्बन फ्री रेडिकल में। देखो बेटा कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल के केस में क्या है, ये ऐसे डॉट, ठीक। देखो इसमें भी सेम ही कहानी है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन और वही ऑक्टेट कंप्लीट करने के पीछे का रीजन। नाउ देखो इस तरीके से दे रखा मान,
CH3 CH2 डॉट। अब इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाते हैं ऐसे, H ये अलग अलग कलर से शो करते हैं, H, ठीक है। ये अपने पास CH2 डॉट। डॉट बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो अच्छी बात है ही नहीं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी क्या चाहता है बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट करना, ठीक है। तो अभी के लिए तो फिलहाल क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। अब देखो वही केस यहाँ पर देख, इस तरीके से बॉन्ड दिखाते हैं, ये ऐसे टूट जाएगा। ये कौन सी हाइड्रोजन है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा H डॉट। अब एक्चुअल में देख, हाइपर कॉन्जुगेशन में जब फ्री रेडिकल बनने लगते हैं, जब ऐसे बॉन्ड जब फ्री रेडिकल बनाता है तो उसमें अपन बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। जब किसी बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद अगर केटायन एनायन बनते हैं तो उसको बोलते हैं हेड्रोलाइटिक फिजन। फर्क समझ में आया? अगर फ्री रेडिकल बनेंगे, 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेके रख लेंगे दोनों, तो होमोलाइटिक फिजन। अगर एक का केटायन एक का एनायन तो फिर हाइड्रोलाइटिक फिजन, ठीक है। चलो, तो यहां पर देख फ्री रेडिकल बन रहे हैं ना, तो यहां पर बेटा कौन सा फिजन है? होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। चलो, अब ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। अब देख इधर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तो ये प्रोसेस से स्टेबल हो गया, ठीक है। यहां पर भी देख नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर निकालनी है तो फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो फ्री रेडिकल में भी, तो आपके पास उतनी ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है एकदम। ये देखिए अल्फा कार्बन था ना sp3, वो कंडीशन अपने आप अप्लाई हो रही है, मैं यहाँ पर बार बार नहीं चेक करा रहा वो, ठीक है। अल्फा कार्बन sp3 चाहिए, अगर sp3 नहीं है ना तो फिर नहीं कराना हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान रखना है, ठीक। क्लियर बेटा, ठीक है। नाउ अब एल्कीन का केस देते हैं। एल्कीन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन करा रहे हैं देखो। देखो बेटा एल्कीन, C डबल बॉन्ड C, एल्कीन के केस में एल्कीन के केस में देखो ये होता है, मान इस तरीके से लिखा है CH3, ये वाला कार्बन अपना कौन है बेटा? अल्फा कार्बन, और इसका हाइब्रिडेशन बेटा कैसा है? sp3। बिना sp3 के तो सिलेक्ट नहीं करना, हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं करना, ठीक है। नाउ अब देखो इसके बाद जैसे ही अल्फा कार्बन है sp3 है, अब देख मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा CH बॉन्ड C, और यहाँ पर H, और इस तरीके से CH2, ठीक है। अब देखिए ऐसे होता है, ये वाला जो अल्फा कार्बन है ना, तो ये वाली अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन देख बेटा ये ऐसे शिफ्ट होती है और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करते हैं, ये इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद कैसे बन जाता है ये देख बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद कुछ ऐसे बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पे कैसे चार्ज आ गया? नेगेटिव, और यहाँ पर H किस फॉर्म में रहता है? प्लस की फॉर्म में, ऐसे अट्रैक्ट रहता है, मतलब पास लगा रहता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई इसकी? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये हो गई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअल में एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन चला सकते हैं, वही अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, और अपन कार्बन फ्री रेडिकल में और कार्बोकेटाइन में, इन तीनों केस में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन चला सकते हैं। शर्त ये है अल्फा कार्बन चेक करना है, sp3 होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अगर बेटा इधर भी वही निकालना है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये फॉर्मेट, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको एल्कीन का सिखा दिया बेटा,
कार्बोकेटायन सिखा दिया और इवन कार्बन फ्री रेडिकल बता दिया ना। तीनों ही केसेस हैं जो इसमें अपन को हाइपर कॉन्जुगेशन चलाना होता है। कंडीशन सीख ली। हाइपर कॉन्जुगेशन को और क्या नाम बोलते हैं बेटा? बेकर-नाथन इफेक्ट और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये अलग अलग नाम से हाइपर कॉन्जुगेशन को जानते हैं। और बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन 3 केसेस में चला है। इसके अलावा भी हो जाता है, ऐसा नहीं यही, इसके अलावा भी होता है, लेकिन उसके एक एक एग्जाम्पल अपन देखेंगे बस, ठीक है। मान लिया अपने सिलेबस में यही होता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। पहले आप यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करता हूं मैं। देखो अब एक्चुअल में इसके बाद अपन को हाइपर कॉन्जुगेशन में ये तो समझ में आ गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन चलाना कब है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे पहले अपन को ये भी समझना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के भी 2 टाइप हैं, एक को बोलते हैं +H और दूसरे को बोलते हैं -H, ठीक। देखो कैसे, अब अपन को पढ़ना है +H इफेक्ट और -H। देखो बेटा एक्चुअल में बेंजीन को लेके भी अपन को ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन चलाते हैं, जैसे मानो ये है, देखना ध्यान से बिल्कुल एकदम, देख इस तरीके से मान CH3 ऐसे जोड़ रखा है, ठीक है। अब देख यहां पर एल्किन नहीं है, ना कार्बोकेटायन है और ना ही कार्बन फ्री रेडिकल है, लेकिन देखिए एल्किन की तरह ट्रीट करेंगे बेंजीन को। बेंजीन को कैसे ट्रीट करेंगे बेटा? एल्किन की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे? देख ये कहां से आ गया यार, देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, बेंजीन का ये डबल बॉन्ड हमेशा होगा। इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में चेक करना शुरू करेंगे एज ए एल्कीन की तरह। इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो ऊपर वाला कार्बन है ना वो sp3, आजू बाजू वाले के जो कार्बन है ना वो तो sp2 है, उनको नहीं लेना। उसके ये जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है ना इसको चेक करते हैं बेटा। ये वाला जो कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन और ये इसका हाइब्रिडेशन कैसा? sp3। चलो अब अल्फा हाइड्रोजन देख लो, दूसरी कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन मिल गई। हाँ अल्फा हाइड्रोजन भी मिल गई। अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? अल्फा हाइड्रोजन तो 3 है, बस दोनों कंडीशन लग गई। दोनों कंडीशन लगते ही यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब चलाते कैसे हैं वो मैं बता देता हूं आपको। देखो वही सेम, ये हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे चलेगा। देख बेटा इसका ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये पाई ऐसे शिफ्ट होगा। इसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहां आ जाएगा बेटा नेगेटिव। अच्छा यहां इनको छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज रखना है। यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां CH2 और यहां पास में रहेगा H+। जरूर दूर जाएगा नहीं, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन है तो ऐसे आयनिक बॉन्ड की तरह अट्रैक्शन में रहेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद घुमाओ इसको, रेजोनेंस चला दो थोड़ी देर। देखो ये घूमेगा ऐसे, ये घूम घूम के दूर दूर तक जाएगा ऐसे कुछ। यहाँ आ गया माइनस, ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये से पास में H+। दोबारा घुमा दो इसको, ये देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखेगी वापस। माइनस देख, ध्यान से देखना माइनस किस पोजीशन पे आ रहा है, ये बहुत काम का है, ठीक है। ये देखो CH2, ये देखो ऐसे पास में H+ लगा है। अब देख वापस फाइनली न्यूट्रल हो जाएगा, ये नेगेटिव ऐसे और ये वापस ऐसे, ठीक है। देख दोबारा स्ट्रक्चर ऐसे बन गई, ऐसे 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 और कुछ ऐसे, ठीक है। चलो तो अपन को पहला जो स्टेप था ना, पहला स्टेप हाइपर कॉन्जुगेशन का, ये स्टेप है ना बेटा, ये तो कौन सा स्टेप है? हाइपर कॉन्जुगेशन का। ये बाद में क्या चल रहा है? ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, बाद में बेटा क्या चल रहा है? रेजोनेंस। लेकिन पहले स्टेप के बेसिस पे अपन बोलेंगे इसको कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है ना। अब देख बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन में ध्यान से देखेगा ना तो एक्चुअल में बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन दिए या लिए? ध्यान से देख, जो एल्काइल ग्रुप है ना बेटा, एल्काइल ग्रुप ने बेंजीन पर देख कैसा चार्ज आ गया? माइनस। लेकिन पूरी बेंजीन पर नहीं है, इसकी कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्थो पैरा मेटा,
ऑर्थो पोजीशन पे माइनस है, पेरा पे माइनस है, ऑर्थो पे माइनस है, एक्चुअल में मेटा पे माइनस नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो भी मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता। सैम किस में पढ़ा था? मीजोमेरिक इफेक्ट में। मीजोमेरिक भी मेटा पोजीशन पे वर्क करता नहीं है, ठीक है। नाउ तो एक्चुअल में ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, माइनस आया तो एल्काइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बेंजीन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का तरीका रेजोनेंस है क्या? नहीं, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुए, तो यहां पर कौन सा इफेक्ट पड़ेंगे? प्लस एच इफेक्ट। और किसकी वजह से हो रहा है? ये एल्काइल ग्रुप की वजह से। अगर बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप लगा है, अगर बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप लगा है तो उसका ना तो एम इफेक्ट प्लस एम ना माइनस एम, उसका मेनली अपन मानेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। और इंडक्टिव पहले से जानते हैं, तो बेंजीन पर अगर कोई एल्काइल ग्रुप है तो ध्यान रखना उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और एक होता है इंडक्टिव। बड़ा इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, छोटा इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलो तो मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूं शॉर्ट में बेटा, अगर बेंजीन पर अगर एल्काइल ग्रुप लगा है, एल्काइल ग्रुप है, तो अपन इस एल्काइल ग्रुप के दो इफेक्ट मान सकते हैं, प्लस एच कॉमा प्लस आई, ठीक है। लेकिन प्लस एच तभी होगा जब कंडीशन फॉलो होगी। मान अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उस एल्काइल ग्रुप पर, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, फिर अपन को बस इंडक्टिव इफेक्ट लिखना है, दैट इज प्लस आई, ठीक है। नोट करो यहां तक, स्क्रीन छोड़ लो एकदम, फिर अभी एग्जांपल करते हैं कुछ इस पे बेटा, ठीक है। सिंपल ही लग रहा है एकदम, देख कुछ भी नहीं है, एंड होने वाला ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर एप्लीकेशन है जस्ट। अगर अपन को हाइपर कॉन्जुगेशन की इंफॉर्मेशन पता लग गई ना, कहाँ प्लस एच माइनस एच, इवन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा कहाँ पर, तो फिर अपने लिए एग्जांपल और एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब जैसे मैंने बोला, जैसे अपन ने बोला कि एल्काइल ग्रुप अगर लगा है बेंजीन पर तो उसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लेना है, लेकिन लेते टाइम वो ध्यान रखना है कि sp3 और हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जीरो नहीं होने चाहिए। जैसे देख मैं लिखता हूं कुछ, अपन को चेक करना, देखो ध्यान से, अपन को चेक करना है कि भाई इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं। अभी पहले यही चेक करना है, ये काफी है अभी इतना। चलो देखो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, चेक करते हैं, देखो इनको बेटा। तो एक्चुअल में बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं देख लेते हैं, देखो देख ध्यान से। जब बेंजीन पर जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है ना बेटा, अब जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा गया या जुड़ा है उस पर अल्फा कार्बन है क्या? अल्फा कार्बन है, sp3 है, बस ये चेक कर लो। अल्फा कार्बन sp3 है और अल्फा हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यही वाली हाइड्रोजन अल्फा कार्बन वाली की रही, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो इसका कौन सा इफेक्ट लिख देना है? प्लस एच भी होगा प्लस आई भी होगा, दोनों इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। देखना जरा ये एल्काइल ग्रुप पे ये वाला कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड, जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन तो है जो कि sp3 है, और अल्फा हाइड्रोजन एक है, मतलब पक्की बात है हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मतलब इसका प्लस एच भी लिखना है और प्लस आई भी लिखना है। देखना जरा ध्यान से कि एक्चुअल में ये वाला जो ग्रुप लगा है इसमें ये वाला कार्बन है, एल्काइल ग्रुप का ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन sp3 तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं, प्लस एच लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे प्लस आई। तो इसका कौन सा इफेक्ट लिखना है? ओनली प्लस आई। क्लियर एकदम, ठीक है। तो बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप आएगा तो उसका प्लस एच इफेक्ट आ सकता है, बस शर्त ये है कि दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक। स्क्रीन छोड़ लो इसका एकदम। अब देखो अपन को प्लस एच तो ठीक है सर, माइनस एच कहां से कैसे लगता है? माइनस एच इफेक्ट कहां से आ गया? ठीक है, देखो ध्यान से, माइनस एच की कंडीशन एक अपन को एग्जांपल ध्यान रखना है।
देख अगर ऐसा है ना, ये एक केस ध्यान रखो ना, इंपॉर्टेंट है। अगर कभी CCl3 ग्रुप आ जाता है, और CF3 में भी लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, CF3 में भी लगता है, ठीक है, लेकिन मेनली क्वेश्चन अपन को CCl3 के दिए जाते हैं। अगर कभी CCl3 ग्रुप बेंजीन पे लगा है, सिर्फ बेंजीन पे लगा है बेसिकली, अगर ऐसे, तो CCl3 ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा है तो मैं उसका -H इफेक्ट कैसे देखता हूँ। देख, एक्चुअल में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्या, किससे, कार्बन से। ठीक है, अब उससे क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन रहने नहीं देगा कार्बन के पास, और जब इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब कार्बन पे प्लस आएगा, अब वो बेंजीन से खींचेगा उल्टा। कॉन्जुगेशन सिस्टम में यही तो होता है। अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम में होता क्या, अगर मैंने किसी एक बंदे से इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, तो वो दूसरे पास वाले से ले लेगा, तो ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन में एक तो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है और एक पाई बॉन्ड, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस तो नहीं हो सकता, इंडक्टिव भी नहीं है, तो फिर बचा कौन, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन इधर तो बिना हाइड्रोजन के हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसलिए नॉर्मल नहीं है, ये +H नहीं है, ये है -H हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कैसे दिखेगा, देख बेटा, पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव को घुमा दो, आगे रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस चला सकते हैं आगे। अब अपन को पता है जब रेजोनेंस चलाएंगे तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, या फिर पेरा पे आएगा, या फिर ऑर्थो पे वापस। तो एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट एक्ट ऑन मेटा पोजीशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में +H हो -H हो दोनों ही मेटा पोजीशन पर काम करते नहीं हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रख, हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट एक्ट ऑन मेटा पोजीशन, ठीक है। चलो, तो ये बेटा खत्म हुआ अपना हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें अपन ने दो पढ़ ली बेटा, +H और -H। CCl3 का कौन सा इफेक्ट है ध्यान रखना, ये कौन सा केस है बेटा, -H इफेक्ट का केस है, ठीक है। तो -H इफेक्ट में CCl3 दिया जाएगा और +H में एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा बेंजीन पर, ठीक है, सिंपल। एक्चुअल में CF3 का भी -H होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेनली अपने पास जो क्वेश्चन में होता है वो CCl3 होता है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में, ठीक। ये ध्यान रखें, हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट एक्ट ऑन मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे देखो अपन ने रेजोनेंस चलाया और चार्ज देखा, ना तो कभी माइनस आया और ना ही कभी प्लस आया, ठीक है, मतलब +H और -H दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, सेम एज मेसोमेरिक इफेक्ट, वहां पर भी तो यही था, ठीक है। चलो, अब हाइपर कॉन्जुगेशन तो ठीक है सर, हाइपर कॉन्जुगेशन तो आ चुका है अपन को, और बेसिकली तीनों के तीनों केस से आ गए अपन को, सिंपली आ गए कि कार्बोकेटाइन भी आ गया, कार्बन फ्री रेडिकल भी आ गया, इवन एल्कीन भी आ गया, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। एप्लीकेशन देखो कैसे, कुछ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़नी है, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़नी है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़नी है। इन तीनों की स्टेबिलिटी देखेंगे पहले तो, ठीक है, फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन, ठीक। देखो अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बेटा, अगर कभी एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन याद आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन बना दो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा होगी ना एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। देखो मैं चेक कराता हूं,
मानिए एग्जांपल है, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, पहले एल्कीन है, अल्फा कार्बन सिलेक्ट कर ले, 1 और 2, अल्फा कार्बन 2 हो गए, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर ले उस पे, इस कार्बन पे 2, इस पे 2, टोटल हाइड्रोजन 4। ठीक है, सिंपल। देख कोई भी दिक्कत नहीं, आसानी है ना, ठीक है। चलो देखो दोबारा देखो, इसमें देखिए डबल बॉन्ड को ऐसे मार्क कर ले, डबल बॉन्ड के पास ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन तो 3 हो गए, sp3 वाले लेने 2, 4 और 3, अल्फा हाइड्रोजन टोटल 7। इधर देख 1, 2, 3, 4, अल्फा हाइड्रोजन टोटल करेगा तो कितनी, 10। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा होंगी ना बेटा, उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में ये आ जाएगा, देख बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल, हाईली स्टेबल C, देन B और लीस्ट विल बी A। चलो ठीक है, तो एल्किन की स्टेबिलिटी देखना बहुत सिंपल है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे और उससे अपन स्टेबिलिटी बता देंगे। ठीक है, कई बार अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गई तो ठीक है, उस केस में देख क्या होता है, जैसे ही आ गई मान, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मान ऐसा है, इन दोनों में कंपेयर करना है। ठीक है, अगर ये कैसे, इसको ऐसे लिखो आप, ये देखो, अगर मुझे पहले इन दोनों एल्किन में कंपेयर कराना है कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, देखना जरा, ये एल्किन के रेसिड्यू में अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितनी 6। देखना जरा डबल बॉन्ड के रेसिड्यू में अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितनी 6। अब दोनों में तो अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गई, अब किससे चेक करूं, अब देख बेटा ये दोनों अपोजिट हैं, तो यहाँ पर ये रिपल्शन थोड़ा सा होगा कम। ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप जो हैं, लार्ज ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को ऐसे लार्ज ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। लार्ज ग्रुप क्यों, क्योंकि खुद कार्बन एक खुद तो है ही, उसके इलेक्ट्रॉन तो ही, एक्चुअल में 4 बॉन्ड और बना के रखा है। अब जब कार्बन 4 बॉन्ड बना के रखा है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक साथ बहुत सारे आ गए, बल्क में आ रहे हैं, तो बड़ा ग्रुप हो गया, बल्कि ग्रुप हो गया, रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो सेम साइड आ गए तो यहाँ पर रिपल्शन बेटा क्या आएगा, कम। रुको 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 जरा, देखो कुछ उल्टा लिख दिया, हाँ रिपल्शन यहाँ आएगा ज्यादा। ठीक है, इधर रिपल्शन कम, इधर रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो देखना ध्यान से, स्टेबिलिटी यहाँ पर रिपल्शन से देखेंगे बी की कम होगी और ए की ज्यादा होगी, सिंपल। चलो, इसको कौन सी एल्किन बोलते हैं, ट्रांस, और इसको बोलते हैं कौन सी, सिस। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, ट्रांस की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, किससे, सिस से। क्लियर एकदम। चलो नाउ, तो यहां तक अपन को ये आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन चेक करना आ गया। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देख सकते हैं, पहले भी पढ़ा था अपन ने कार्बोकेटाइन, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे देखते हैं वो मैं बताता हूं आपको। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन,
और फ्री रेडिकल दोनों। देखो कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी देखनी, मान इस तरीके से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आना ही चाहिए आपको। यहाँ प्लस है, ठीक है, और एक केसेस है, यहाँ प्लस है। अब देख दोनों की स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब ये डिग्री देख इसकी कौन सी है, डिग्री देख उसकी कौन सी है। अब 3 डिग्री को तो किससे कंपेयर कराऊं, 3 डिग्री को कंपेयर कराने के लिए तो मैं बेसिकली डिग्री के बेसिस पे तो नहीं देख सकता, रेजोनेंस हो नहीं रहा, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे। देख कैसे, अल्फा कार्बन 3 है क्या, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर 2 4 6, अल्फा कार्बन 3 है क्या, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर कितनी 7। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन ना उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा बी का ज़्यादा आ जाएगा। किससे, सेम कहानी किस में लगा देनी है, कार्बन फ्री रेडिकल में। तो एक्चुअल में अपना ये टॉपिक देख ध्यान से, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ठीक है, और प्लस एच इफेक्ट माइनस एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन के क्या क्या केस होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या क्या नाम से और बोल सकते हैं, ठीक है, एल्किन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में अपन ने कुछ एप्लीकेशन का ये पॉइंट देखा। एक और देख होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन, उसको कैसे चेक करते हैं देखो। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, यहां तक तो आप स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ठीक है, ध्यान रखना कैसे अप्लाई कर रहे हैं ना हाइपर कॉन्जुगेशन को। अभी ध्यान रखना बेटा, एक बार अपन सारे इफेक्ट पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट देख बेटा रेजोनेंस, फिर देख कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर सबसे छोटा बेटा इंडक्टिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। जनरली ये अप्लाई होता है जनरली, ठीक है। एक आध केस आएंगे, एक केस जिसमें इंडक्टिव बड़ा हो जाएगा रेजोनेंस से, वो देखेंगे वहां पर, ठीक है, ये ध्यान रखना अपन को। इसके बाद अपन को ये ध्यान रखना है कि कभी ये क्वेश्चन आते हैं, देख हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं HOH। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन कैसे करने, इसमें अपन को 2 रूल्स हैं बेटा। नंबर 1, पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पहले अपन को पाई बॉन्ड्स देखने, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे ना पहले इसी को लगाना है, जितने ज़्यादा बेटा पाई बॉन्ड्स होंगे ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। जब पाई बॉन्ड्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाए ना तो फिर इसको लगाते हैं, देख हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, फिर लगता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। तो बेटा अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन जितनी ज़्यादा होगी ना, मैंने पढ़ा दिया आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन हाइपर कॉन्जुगेशन से, अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन जितनी ज़्यादा होगी ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा उतना ही कम। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेटा जितने ज़्यादा होंगे ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतने ज़्यादा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की क्वेश्चन अपने पास आराम से अपन हाइपर कॉन्जुगेशन की इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा हीट ऑफ कंबशन, देखो उसके क्वेश्चन भी आते हैं। हीट ऑफ कंबशन में शॉर्ट में लिखते हैं बेटा इसको HOC, HOC। देख इसकी भी 2 रूल है बेटा। इसमें देख पहले हीट ऑफ कंबशन को पहले किससे देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन से देखते हैं ना, ध्यान रखना नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन वाला रूल फेल हो जाए ना फिर आना नंबर 2 पे, हीट ऑफ कंबशन 1 स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक। तो पहले तो हीट ऑफ कंबशन चेक करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम आ रहे हैं तो फिर जाना है किस पे, अपन को एल्कीन की स्टेबिलिटी पे, ठीक है, क्लियर है। तो देख बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजन को 2 कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। पहले अपन को देखना है
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में पहले अपन चेक करेंगे क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देन अगर वो सेम है तो हीट ऑफ और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे आना है, ठीक है। हीट ऑफ कम्बशन में बेटा पहले नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो किस पे देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जिसके साथ रिलेशन के साथ इनवर्स कर रिलेशन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो एकदम इसका, और फिर अपन देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मानिए क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, पहला एग्जांपल ये एल्कीन दे रखी है, अब देखो ध्यान से। एक्चुअल में सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कराने के लिए बेटा अपन को चाहिए पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होगी। देख ध्यान से, ये तो सबसे अलग कर दिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 आ गए, दोनों में एक है, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में बी सबसे आगे आ गया। ए और बी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो अपन को चेक करना होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में बेटा इधर देखेगा ना तो अल्फा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 7, और इधर चेक करेगा ना अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे 4। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे आगे बी, फिर सी और फिर ए। क्वेश्चन कैसे बनाने समझ में आ गया क्या, ठीक है। कोई दिक्कत, कर सकते हैं ना, आसान एकदम, ठीक है। चलो और जब हीट ऑफ कंबशन के क्वेश्चन करने हैं बेटा, जब हीट ऑफ कंबशन के क्वेश्चन करने हैं तो स्टेबिलिटी को बाद में देखना है, वहां पर भी पहले किसको देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, ठीक है। तो ये बेटा अपना हाइपर कॉन्जुगेशन का जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हुआ। अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसमें क्या क्या आ सकता है, प्लस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट। प्लस एच जो है बेटा वो मेटा पोजिशन पर का वर्क नहीं करता, सेम एज माइनस एच मेटा पोजिशन पर वर्क नहीं करेगा। माइनस एच के लिए कौन सा ग्रुप होता है, CCl3। प्लस एच के लिए एल्काइल ग्रुप, बस शर्त कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। नाउ कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में, एल्कीन में, बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप, तो इन सब केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा होंगी हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। एक्चुअल में देख हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा इफेक्ट है किससे, इंडक्टिव से, क्योंकि इंडक्टिव सिर्फ ऐसे दूर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें इवन कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मतलब उसको तो 8 इलेक्ट्रॉन दिला देंगे, वो तो बहुत खुश हो गया, मतलब फुल्ली स्टेबल कर दिया आपने। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा इफेक्ट है इंडक्टिव से, लेकिन रेजोनेंस से छोटा इफेक्ट है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाद में अपन इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे और कुछ इन सब इफेक्ट को मिला के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से एक बार रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बना लेना आप इसके, ठीक है। फिर क्वेश्चन ट्राई करना, इस पे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा।